हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा सेकंड आज की वीडियो जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने सेक्शन 2B तक देखा था। आज बेसिकली हम सेक्शन 3 देखेंगे, जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। उत्तर प्रदेश का लोकल एक्ट है, जो उत्तर प्रदेश सिविल जज में मेंस में पूछा जाता है, और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी एग्जाम में प्री में भी पूछा जाता है और साथ में मेंस में भी पूछा जाता है। मैं दोनों प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, वो दोनों बताते चल रहा हूँ आप लोगों को। सेक्शन 3 जो है वो हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। जो भी वर्ड्स आगे हमें इस एक्ट में देखने को मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वो वर्ड्स यहाँ सेक्शन 3 में डिफाइन किए गए। प्री में भी इनसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताते चलूंगा। मेंस में भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, उन डेफिनेशंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है। तो जैसा कि सबसे पहले, जैसा आप लोगों को पता है, ये यूपी रेंट कंट्रोल रेंट के बारे में बात करता है। रेंट को रेगुलेट करने और उन बिल्डिंग्स को जो रेंट पे दिए जाते हैं उनको रेगुलेट करने के बात की बात करता है। तो सबसे पहला ही वर्ड जो हमारा डिफाइन यहाँ पे किया है वो क्या है? टीनेंट। टीनेंट इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग मीन्स अ पर्सन बाय whom इट्स रेंट इज पेएबल और ऑन टीनेंट्स डेथ। देखिए, दो यहाँ पे और दो लोगों को बताया हुआ है। टीनेंट मतलब कौन हो गया? किरायादार, किराएदार हो गया। तो किराएदार, बड़े आराम से इसको बहुत बहुत ही इजी डेफिनेशन इसकी दे रखी है कि किराएदार का मतलब जो व्यक्ति किराया पे कर रहा है वही किराएदार होगा। टीनेंट इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग का कोई टीनेंट है, कोई किराएदार है, मीन्स अ पर्सन बाय होम इट्स रेंट इज पेएबल। उस बिल्डिंग का जो व्यक्ति रेंट पे कर रहा है वही टीनेंट कहलाएगा। और जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह पे टीनेंट कौन हो जाएगा? इन केस ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल है, रहने लायक है, लोग रह रहे हैं उसमें, dwelling हाउस है, such only of his heirs as normally reside with him in the building at the time of his death। तो उसके वही हेयर्स टीनेंट की कैटेगरी में फॉल होंगे जो उसकी डेथ के टाइम पे उसके साथ नॉर्मली रहते थे। नॉर्मली मतलब है हैबिचुअली एक लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 4 दिन के लिए मिलने आया, अब बेचारा किराएदार बीमार था, उसको देखने के लिए 4 लोग आए और पता चला वो मर गया, तो वो 4 किराएदार नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो विजिटर्स हैं सर। वो हैबिचुअली नॉर्मली किराएदार के साथ नहीं रहते थे। तो किराएदार कौन हुआ या टीनेंट कौन हुआ? वो व्यक्ति जो रेंट पे कर रहा है। और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के बाद, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसका वो है जो डेथ के समय नॉर्मली उसके साथ रह रहा था, पहला। और दूसरा, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हिज हेयर्स, उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जो भी उसके हेयर्स होंगे, डिसीज के या टीनेंट, डिसीज टीनेंट के, वो टीनेंट कहलाएंगे। देखिए, प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा टीनेंट कौन है? वो व्यक्ति जो रेंट पे करता है वही टीनेंट है। और जब वो डेथ हो जाएगा तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से के रिलेशन में अगर देखा जाए, तो जो भी उसके हेयर्स नॉर्मली उसके साथ उसके डेथ के समय पे रह रहे थे वो टीनेंट कहलाएंगे। और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसके जो हेयर्स होंगे, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो टीनेंट कहलाएंगे। एक्सप्लेनेशन एक नीचे दिया हुआ है। An account of an occupant of a room in a hotel or lodging house shall not be deemed to be a tenant। सिंपल सी बात है। आपने कोई होटल का कमरा कुछ दिनों के लिए लिया है या कोई लॉजिंग हाउस कुछ दिनों के लिए लिया है, तो उसके लिए आप टेनेंट नहीं हो सकते। वो टेम्परेरी पर्पसेस के लिए होता है। वो टीनेंसी के नेचर में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, ये प्री में पूछा जा सकता है।
इस तरीके से हमने देखा टीनेंसी। एक बार मैं और बता दूं टीनेंट कौन होगा, तो जो रेंट पे करता है जो व्यक्ति वही टीनेंट होगा। और उसकी डेथ के बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर है तो डेथ के समय जो हेयर हेयर या उत्तराधिकारी कहते हैं उसे, नॉर्मली उसके साथ रह रहा था, वो टीनेंट कहलाएगा। और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, तो जो भी डिसीज टीनेंट का हेयर है वो कहलाएगा टीनेंट। बी कुछ खास नहीं बताता है, बी हाउस टैक्स के बारे में बात करता है। तो हाउस टैक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आप सब लोग को पता है कि भाई हाउस है तो उसका कुछ ना कुछ टैक्स हमें कंसर्न अथॉरिटी को देना पड़ता है। तो हाउस टैक्स का मतलब क्या हो गया, वो टैक्स जो यूनाइटेड प्रोविंसेस म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 के सेक्शन 128 1 आई में मेंशन है, या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के सेक्शन 173 1 ए में मेंशन है, और एज द केस में बी सेक्शन 14 1 ई ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस टाउन एरियाज एक्ट 1914 यूपी नहीं आएगा। इन रेलेवेंट एक्ट में हाउस टैक्स के बारे में जो भी डिफाइन किया गया, मेंशन किया गया, वही हाउस टैक्स होगा अकॉर्डिंग टू बी। बहुत ज्यादा इसको इसके लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। सी डिफाइन करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। जब हम आगे बढ़ेंगे इस एक्ट में तो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा पावर दिया गया है इस एक्ट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है टीनेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो है जो अपॉइंट होके आता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट पे बैठता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के काम को एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है, फुलफिल करता है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड्स वर्ड यूज है, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कहने का मतलब है ये डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ इतना बताता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में और कौन कौन से लोग आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप वही समझेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का जो मैजिस्ट्रेट होता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है। उसको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे उसको जानने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एन ऑफिसर अथराइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अथराइज किया गया है, और क्यों अथराइज किया गया है, टू एग्जीक्यूट और टू एक्सरसाइज, परफॉर्म एंड डिस्चार्ज ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। इस टीनेंसी एक्ट में, इस रेंट कंट्रोल एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जितने भी पावर्स दिए गए हैं, जितनी भी ड्यूटीज दी गई हैं, जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं, उन ड्यूटीज, उन पावर्स, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी ऑफिसर को अपॉइंट करता है तो वो ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस रेंट कंट्रोल एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो भी पावर दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है, जो भी ड्यूटीज दी गई, उन पावर, उन फंक्शन, उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा वो ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। पहला बता, आगे कहता है एंड डिफरेंट ऑफिसर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग ऑफिसर्स मे बी सो अथराइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज और केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलग अलग ऑफिसर्स को भी, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया किसी एक ऑफिसर को दे दिया उस डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर एरिया किसी और ऑफिसर को दे दिया, एक पर्टिकुलर एरिया किसी और ऑफिसर को दे दिया, तो वो सारे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी में फॉलो होंगे इस एक्ट के लिए। वो सारे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे इस एक्ट के लिए। एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे रिकॉल एनी केस फ्रॉम एनी सच ऑफिसर and either dispose of it himself or transfer it to any other such officer for disposal.
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक ये पावर भी दे रखा है कि जिन ऑफिसर्स को उसने अपॉइंट किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस एक्ट के काम को करने के लिए, वो उनको काम देगा तो उनसे काम ले भी लेगा, उनसे कोई भी केस वापस लिया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लग जाएगा कि केस का डिस्पोजल सही से नहीं हो रहा, ये लोग उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसको उससे लगेगा उसे वो केस वापस ले लेगा। और वापस ले लेगा तो क्या करेगा, उस केस को या तो खुद डिस्पोज ऑफ करेगा या किसी और ऑफिसर को भेज देगा डिस्पोजल के लिए। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो ऑफिसर हुआ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट होता है। किस लिए? इस एक्ट में रेंट से रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज, जितने भी पावर और जितने भी फंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए गए, वो सारे पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी और व्यक्ति को दे सकता है काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। वो एक ऑफिसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर सकता है, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाएंगे उस पर्टिकुलर काम के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको वर्क डेलीगेट भी करेगा, उनको वर्क देगा, तो उनसे वर्क केसेस ले भी सकता है वापस, अगर उसे लग गया कि केस का डिस्पोजल सही से नहीं हो रहा है। और वापस लेने के बाद या तो खुद डिस्पोज ऑफ करेगा या किसी और ऑफिसर को डिस्पोजल के लिए दे देगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये एक प्रोवाइजो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Provided that nothing in this clause shall be construed to empower the district magistrate to delegate his power to make or authorize the making of complaint under section 33। सेक्शन 33 में जब हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे, सेक्शन 33 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया कंप्लेन करने, तभी कॉग्निजेंस लेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता। जिन ऑफिसर्स को उसने अपॉइंट किया है इस एक्ट में काम करने के लिए, कंप्लेन करने वाला काम जो है, कंप्लेन करने वाला जो फंक्शन है, ये उन ऑफिसर्स को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। बाकी सारे काम, अब बाकी जितने भी अपने पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज हैं रेंट टैक्स से रिलेटेड, वो सब डेलीगेट कर देगा। लेकिन कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कर सकता है सेक्शन 33 में, और कोई भी ऑफिसर नहीं कर सकता। तो कंप्लेन करने वाला जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेलीगेट नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के में जो रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो सेक्शंस हैं, जो कह रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब का मतलब वही होगा, ध्यान देने का जरूरत नहीं है इस पे। अब आइए देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर, को बहुत पावर्स हैं, आगे देखेंगे हम जब इस एक्ट में आएंगे। उसी तरीके से प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भी कुछ पावर्स दी गई हैं इस एक्ट में, उनको भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन सी अथॉरिटीज आएंगी, ये सेक्शन 3E यही बताता है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मींस सिविल जुडिशियल ऑफिसर, जो सिविल जजेस हैं वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में आएंगे। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएगा? तो सिविल जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अथराइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ये मैजिस्ट्रेट वर्ड है, यहाँ पे क्रिमिनल आ जाएंगे। तो सिविल वाले जुडिशियल ऑफिसर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, और क्रिमिनल जिनके जो क्रिमिनल केसेस देख रहे हैं, जो जब मैजिस्ट्रेट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं, वो भी मैजिस्ट्रेट एज ए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अपॉइंट कौन करेगा या अथराइज कौन करेगा? तो डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। ध्यान रखेंगे, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को अथराइज कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज करता है। और किस काम के लिए अथराइज किया जाएगा?
to exercise, perform, and discharge all or any of the powers, functions, and duties of the prescribed authority under this act. इस एक्ट में, इस रेंट कंट्रोल एक्ट में जो भी पावर्स, जो भी फंक्शंस एंड जो भी ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को दी गई हैं परफॉर्म करने के लिए, वो सारे पावर्स, वो सारे फंक्शंस, वो सारे ड्यूटीज डिस्ट्रिक्ट जज किसी सिविल जुडिशियल ऑफिसर से भी करवा सकता है और किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से भी करवा सकता है, उनको एज ए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट करके। एंड डिफरेंट, बाकी के, और ये डिफरेंट के बाद कॉमा होना चाहिए। इस एक्ट में भी जो बातें कही गई हैं, जो भी पावर्स फंक्शंस दिए गए हैं, उनसे उनको ही परफॉर्म करवा सकता है और दूसरे काम भी करवा सकता है। Such officer may also be so authorized in respect of different areas or cases or classes of cases, and the district judge may recall any case from such officer and may transfer it for disposal to any such other officer. वही वाली बात जो हमने ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में देखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो जब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट करेगा तो एक किसी सिविल जज को भी अपॉइंट कर सकते, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक सिविल जज की या एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है तो एक सिविल जुडिशियल ऑफिसर को या एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा। एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एरियाज में है, अलग अलग कामों के लिए है, तो एक से ज्यादा लोगों को अपॉइंट करेगा। जिन लोगों को भी अपॉइंट करेगा किस काम के लिए, जो काम, जो वर्क, जो पावर, फंक्शन और ड्यूटी इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के लिए दिया गया है, उस वर्क को करने के लिए, उस फंक्शन को करने के लिए, उस पावर को करने के लिए, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सिविल जुडिशियल ऑफिसर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कहलाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज को लगा कि भाई कोई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी किसी भी केस को ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, तो उससे केस वापस मंगवा लेगा और किसी दूसरे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को दे देगा डिस्पोजल के लिए। सेम वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाला यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। एफ बताता है असेसमेंट का। Assessment in relation to a building means the assessment or proportionate assessment, as the case may be, of letting value thereof by the local authority having jurisdiction, and assessed shall be construed accordingly. असेसमेंट किस चीज का? उस बिल्डिंग का जिसको किराए पे दिया जा रहा है या दिया जाएगा या ऑलरेडी दिया जा चुका है। जब स्टैंडर्ड रेंट या बाकी चीजें जब डिसाइड करनी होती हैं तो उस बिल्डिंग का असेसमेंट किया जाता है कि कितना रेंट होना चाहिए इसका। और वो असेसमेंट कौन करेगा? वो लोकल अथॉरिटी करेगी जिसको जुरिस्डिक्शन है असेसमेंट करने का। बिल्डिंग की वैल्यू चेक करके उसमें क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, किस एरिया में है वो, आसपास के एरिया में उस बिल्डिंग के तरीके से जो आसपास के एरिया में जो बिल्डिंग है उन पे किराया कितना जाता है, इन सारी चीजों को एसेस किया जाएगा। उसके बाद ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है। तो असेसमेंट का मतलब उस बिल्डिंग का असेसमेंट करवाना है जो रेंट पे उठेगा। और असेसमेंट उस बिल्डिंग का कैसे हो सकता है? कोई लोकल अथॉरिटी करेगी जिसको जुरिस्डिक्शन है असेसमेंट करने का। फैमिली, अब ये देखिए ये प्री में आता है। किराएदारी के लिए फैमिली कौन कहलाएगा, किसको समझा जाए कि कौन कौन फैमिली है। Family in relation to a landlord or tenant of a building means his or her। ये फैमिली लैंडलॉर्ड का भी बता रहा है और टीनेंट किराएदार का भी बता रहा है। कौन कौन आएगा? स्पाउस, जो भी पति पत्नी है, फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। मेल लीनियल डिसेंडेंट्स, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, मेल लीनियल डिसेंडेंट्स वो आएंगे।
Such parents, grandparents, and any unmarried or widowed or divorced or judicially separated daughter or daughter of a male lineal descendant as may have been normally residing with him. और लोग को भी इंक्लूड किया है। पेरेंट अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट के साथ नॉर्मली रिसाइड कर रहे हैं तो वो भी फैमिली में आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स अगर नॉर्मली रिसाइड कर रहे हैं तो फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। कोई अनमैरिड डॉटर है, नॉर्मली रिसाइड कर रही है, हैबिचुअली रिसाइड कर रही है, फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे। वीडोड डॉटर है, हस्बैंड मर गया है और वो अपने फादर के साथ में रह रही है नॉर्मली, फैमिली के डेफिनेशन में आएगी। डिवोर्स या जुडिशियली सेपरेटेड डॉटर है, फैमिली के डेफिनेशन में आएगी अगर वो नॉर्मली अपने फादर के साथ रह रही है। और डॉटर ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट, बेटी के बेटे का बेटी, बेटे की बेटी, वो भी अगर डिवोर्स्ड है, वीडोड है, इनमैरिड है और अगर रह रही है टीनेंट के साथ या लैंडलॉर्ड के साथ नॉर्मली, तो फैमिली की डेफिनेशन में आएगी। इससे प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। एंड इंक्लूड्स इन रिलेशन टू लैंडलॉर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड के लिए बताया है। एनी फीमेल हैविंग लीगल राइट ऑफ रेजिडेंस इन दैट बिल्डिंग, कोई भी फीमेल, पत्नी भी होगी, बेटी भी होगी, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी फीमेल, एनी फीमेल लिखा हुआ, जिसको उस घर में लीगल राइट है रहने का। लीगल राइट का मतलब लॉ रिकॉग्नाइज करता है, लॉ ऑथराइज करता है कि इस व्यक्ति को, इस फीमेल को इस घर में रहने का अधिकार है, वो भी फैमिली में आएगी। तो फैमिली में कौन कौन आया? तो पहला तो स्पाउस, मेल लीनियर डिसेंडेंट्स, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा। पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेटेड डॉटर और मेल लीनियंस डॉटर जो नॉर्मली रह रहे हैं उस घर में। और अगर लैंडलॉर्ड है तो ऐसी कोई भी फीमेल जिसको उस घर में रहने का लीगल राइट है। ये लोग क्या कहलाएंगे? फैमिली कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एच को नहीं पढ़ना, छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे आई है, ये बिल्डिंग के बारे में बात करता है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। शॉर्ट नोट भी देखिए आने को तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मींस रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल रूफ्ड स्ट्रक्चर। रूफ मतलब छत है जिसपे, वही तो बिल्डिंग कहलाए। अब छत ही नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से कहलाए? तो बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है और नॉन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल का मतलब जिसमें लोग रहते हैं, जो ड्वेलिंग हाउस होता है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। छत होनी चाहिए, रूफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड इंक्लूड्स, और बताता है कि क्या क्या चीजें बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएंगी। एनी लैंड इंक्लूडिंग एनी गार्डन, गैराजेस, आउटहाउस अपेटेंट टू सच बिल्डिंग। जो ये रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसके साथ अगर कोई लैंड अटैच्ड है, जैसे होता है ना कि घर है और साथ में बिल्डिंग बनी हुई है, उसके साथ में गार्डन वार्डन बना दिया, लैंड है, बड़ा सा घर है, तो वो कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, गार्डन इंक्लूडिंग एनी गार्डन, गार्डन है तो वो भी बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगा। कोई गैराज है अगर, तो वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएगा। कोई आउट हाउस है तो वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में आएगा। ये प्री में आया हुआ है, मैं पहले बता दूं। बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और साथ में इंक्लूड करेगा कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, कोई गार्डन जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, कोई गैराज जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, और कोई आउट हाउस जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है।
नेक्स्ट, एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग। अगर लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग में, जब बिल्डिंग दिया किराए पे, तो उसके साथ कोई फर्नीचर भी दिया, वो फर्नीचर भी बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ, पहले बता रहा हूँ। तो लैंडलॉर्ड ने अगर कोई फर्नीचर भी दिया हुआ है यूज करने के लिए, तो फर्नीचर भी बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगा। एनी फिटिंग एंड फिक्सचर्स अफिक्स्ड टू सच बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट देयर ऑफ। साथ में कोई फिटिंग है, कोई फिक्सचर है, दरवाजे, खिड़की, बाकी के जितने भी चीजें हैं जो उस बिल्डिंग को एंजॉय करने के लिए यूज होती हैं, वो भी बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएंगी। तो बिल्डिंग का हमने क्या देखा? कोई रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और साथ में कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, गार्डन इंक्लूड होगा, गैराज, आउट हाउस, कोई फर्नीचर जो उस बिल्डिंग के साथ लैंडलॉर्ड ने दिया है, और साथ में कोई फिटिंग या फिक्सचर जैसे खिड़की दरवाजे हो। लैंडलॉर्ड कौन कहलाएगा? इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग मीन्स अ पर्सन टू whom its rent is, or if the building were let would be payable and includes except in clause G the agent attorney of such person। लैंडलॉर्ड कौन कहलाएगा? जिसे रेंट दिया जाएगा वही लैंडलॉर्ड कहलाएगा। सीधा सिंपल सा ये डेफिनेशन इतना ही बता रहा है कि जिस व्यक्ति को रेंट पे किया जाएगा, अगर वो बिल्डिंग किराए पे उठ रही है, तो जिस व्यक्ति को रेंट पे किया जाएगा वही लैंडलॉर्ड कहलाएगा। और लैंडलॉर्ड का एजेंट या अटॉर्नी भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा। ये प्री का क्वेश्चन। स्टैंडर्ड रेंट 2K बताता है, सेक्शन 678 देखा जाएगा जब पढ़ेंगे तब। यहीं पे डिफाइन है, सॉरी, है ना। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड रेंट क्या कहता है। स्टैंडर्ड रेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6, 8 एंड 10। 6, 8 एंड 10 जब देखेंगे तब देखा जाएगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट क्या कहता है। इन केस ऑफ अ बिल्डिंग गवर्न्ड बाय ओल्ड एक्ट, इसके पहले वाला जो रेंट कंट्रोल एक्ट था, अगर कोई बिल्डिंग उस एक्ट के थ्रू गवर्न हो रही है, एंड लेट आउट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और किराए पे कब चढ़ाया गया? जब ये एक्ट आया तब। बिल्डिंग कैसी है? पुराने एक्ट से गवर्न हो रही है। किराए पे कब चढ़ाया गया? जब ये एक्ट कमेंस हुआ तब। तो ऐसी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा देखते हैं। Where there is both an agreed rent payable therefore at such commencement, as well as a reasonable annual rent, which is in this act has the same meaning as in section 2F of the old act, repro reproduced in the schedule. The agreed rent or the reasonable annual rent plus 25% thereon, whichever is greater। तो ऐसी बिल्डिंग जो पुराने एक्ट के द्वारा गवर्न हो रही हो, किराए पे कब चढ़ाई गई है? जब नया एक्ट आया है। तो ऐसी बिल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड रेंट क्या कहलाएगा? अगर एग्रीड रेंट है, एग्रीड रेंट का मतलब जो मकान मालिक और किराएदार के बीच में जिस पे सहमति हो गई है कि भाई इतना किराया देना है, दैट इज कॉल्ड एग्रीड रेंट। अगर एग्रीड रेंट और रीजनेबल एनुअल रेंट दोनों है उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो दोनों में से एग्रीड रेंट या रीजनेबल एनुअल रेंट प्लस 25%, जो भी बड़ा अमाउंट होगा वही स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। मान लो एग्रीड रेंट है वो 10,000 रुपीज है, हम्म, और प्लस इसका 10,000 का 25%, 25% आई थिंक 2,500 आएगा। 12,000 देख लेंगे आप लोग, मैथ थोड़ी सी। 25, 10,000 का 25% आई थिंक 25% ही, 2,500 ही आएगा। तो 12,500 रुपये, यही कहलाएगा स्टैंडर्ड रेंट। एग्रीड रेंट कितना था? 10,000 रुपीज, या मान लो रीजनेबल एनुअल रेंट थी 10,000, जो भी आपको मानना है, प्लस उस रेंट का 25% स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन में आएगा।
इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा, जो भी बड़ा अमाउंट होगा, वही स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। वेयर देयर इज नो एग्रीड रेंट, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई रेंट एग्री नहीं हुआ है, बट देयर इज रीजनेबल एनुअल रेंट, द रीजनेबल रेंट प्लस 25%। एग्री रेंट नहीं है लेकिन सिर्फ रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो रीजनेबल एनुअल रेंट प्लस उसका 25%, वही स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। सी क्या कहता है, वेयर देयर इज नीदर एग्रीड रेंट और नॉट रीजनेबल रेंट, द रेंट एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 में देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट क्या डिटरमाइन किया गया है। अगर ना ही एग्रीड रेंट है ना ही रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो सेक्शन 9 में फिर देखा जाएगा, वहां पे जो तरीका दिया गया है रेंट को डिसाइड करने का, उस तरीके से रेंट डिसाइड होगा। इन एनी अदर केस, the assessed letting value for the time being in force, and in the absence of assessment, the rent determined under section 9। assessed letting value, जो लोकल अथॉरिटी, मैंने ऊपर असेसमेंट का बताया ना कि लोकल अथॉरिटी फिर डिसाइड करेगी, अगर कोई और केस है तो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको जुरिस्डिक्शन होगा, रेंट कितना होना चाहिए। और अगर वो भी डिसाइड नहीं कर पाई तो अगेन सेक्शन 9 में जाएंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू बिल्डिंग मींस एनी एडिशन और टू इट और अल्टरेशन देयर ऑफ और द प्रोविजन of any new amenity to the tenant and includes all repairs made in any year, the cost whereof exceeds the amount of 2 months rent thereof। ये प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इम्प्रूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे बिल्डिंग है उसमें कुछ एडिशन करवा दिया गया, दो चार कमरे और बना दिए गए, किचन बना दिया गया, छत अच्छा करवा दिया गया, कोई भी एडिशन करवा दिया गया या कोई रिपेयर करवा दिया गया या कोई सुख सुविधा दी गई है और अलग से टीनेंसी के किसी भी समय, और उस रिपेयर या एमिनिटी या एडिशन का कॉस्ट क्या है, 2 महीने के किराए से ज्यादा है, तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। मान लो जैसे किचन बनवा दिया, किचन खराब हो रहा था, किचन बनवा बनवा दिया मकान मालिक ने, और किचन बनवाने की जो कॉस्ट आई वो 2 महीने के किराए से ज्यादा है, तो उसको इम्प्रूवमेंट कहेंगे। इम्प्रूवमेंट में क्या क्या आएगा, कोई भी एडिशन, कोई भी ऑल्टरेशन, कोई एमिनिटी, किसी भी तरीके का रिपेयर, और उसका कॉस्ट क्या है, 2 महीने के किराए से अगर ज्यादा है, तो वो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। पब्लिक बिल्डिंग, ये सब आएगा नहीं पब्लिक बिल्डिंग, लेकिन देख लेते हैं। एनी बिल्डिंग बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन लीज और एक्विजिशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, including the government of any other state, and includes any building belonging to or taken on lease by or on behalf of any local authority or any public sector corporation। पब्लिक बिल्डिंग का सीधा सिंपल सा मतलब है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, किसी और स्टेट गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग है, या उन्होंने किराए पे ले रखा, या लीज पे ले रखा है, या किसी लोकल अथॉरिटी ने किराए पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है, या एज ओनर लोकल अथॉरिटी की वो बिल्डिंग है, या किसी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन की वो बिल्डिंग है, या उसने किराए पे ले रखा है, लीज पे रखा है, तो बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग कहलाएगा। तो ये नीचे वाले जो डेफिनेशंस हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा ये देख लेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मींस टेम्पल, मठ, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा और एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। प्री में आएगा। तो सेक्शन 3 था ये, डेफिनेशन क्लॉज। हमने आज डेफिनेशन क्लॉज देखा। कल का जो वीडियो रहेगा वो सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स रहेगा। ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू ये एक्ट खत्म करेंगे, और इस एक्ट के बाद जो बाकी के लोकल एक्ट्स हैं उनको भी खत्म करेंगे। होपफुली आप लोगों को रेंट कंट्रोल एक्ट समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।